हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया हो गए। तो आज एक ये जो लेक्चर है पीएनएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें मैं रेगुलर 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूरे सॉल्व करके डालूंगा। जिससे क्या रहेगा, आने वाले 8 जून को आपकी एग्ज़ाम है, तो 15 से 16 लेक्चर ऐसे रहेंगे जिसमें क्वेश्चन एक सेट के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और उसी बेस पर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको आपको समझाया जाएगा। तो जिससे आपकी तैयारी क्या रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी और केमिस्ट्री में आप आउट ऑफ 30 आउट ऑफ आराम से 25 नंबर कवर कर सकते हो। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है लास्ट तक एंड तक जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे उनका भी क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो आपका पहला लेक्चर है गाइस कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अवयव है। इनमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अवयव है। 4 ऑप्शन है, स्टार्च, सेल्यूलोज, इच्छु शर्करा और विटामिन। तो जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, या उनमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में कौन सा कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण है, सेल्यूलोज। अब बात आई है कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें नोट करते रहिएगा, इससे क्या होगा, आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला है CH2O1। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी बात करें तो 2 चीजें आती है, 2 शर्करा आती है, स्टार्च और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है पौधों की कोशिकाओं में तथा कपास के रेशे में मुख्य अवयव होता है। स्टार्च जो पाया जाता है चावल में पाया जाता है, आलू में या अनाज वाली फसलों में पाया जाता है। जो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है वो होता है 10 से 1000 मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़कर। अब बात आती है गाइस किसकी, ओलिगोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड में सबसे मेन है आपकी डाइसेकेराइड शर्करा उसको बोलेंगे जो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से जुड़कर बनी होगी। डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कभी बात करें तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यदि जुड़ गई तो किसका निर्माण हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड का। और इसमें भी डाइसेकेराइड में आपका एग्जांपल आता है सुक्रोज, दूसरा आता है माल्टोज और तीसरा आता है आपका लैक्टोज। सबसे मीठी कभी डाइसेकेराइड बोले तो कौन सी होती है, सुक्रोज। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज बनी होती है 2 इकाइयाँ ग्लूकोज से और लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और इसे बोलते हैं दूध की शर्करा। याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन आ सकता है इससे। बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर बांटा गया है और यदि 6 कार्बन उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं हेक्सोस। क्या बोलते हैं, हेक्सोस। और हेक्सोस में आपका उदाहरण आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज। ये सब कौन से शर्करा है, मोनोसेकेराइड में कौन सा, हेक्सोस। सबसे मीठी शर्करा बोले तो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। फलों की शर्करा भी बोले तो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। अंगूर की शर्करा बोले तो कौन सी होती है, ग्लूकोज। और मेनोज पीतक में पाई जाती है, अंडे के पीतक में पाई जाती है, तो अंडे की शर्करा बोले तो मेनोज होती है। अब गाइस क्या होता है, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जुड़कर किसका निर्माण करती है, ओलिगोसेकेराइड का और पॉलीसेकेराइड का। तो ये जो बंध के द्वारा जुड़ती है वो बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध।
ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर बात। और आगे और थोड़ी सी इसमें बात करें तो 6 कार्बन को हेक्सोस बोला, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटोस शर्करा। और पेंटोस शर्करा का उदाहरण है राइबोस। क्या है, राइबोस। इनका फार्मूला चाहिए तो यहाँ पर 6 रख दो, यहाँ पर भी 6 रख दो, तो यहाँ से हेक्सोस शर्करा का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से पेंटोस शर्करा। ओके गाइस, कभी यहाँ पर देखिए तो आपका सेकंड क्वेश्चन है गाइस, कौन सी इकाइयां आइसोप्रेन की बहुलक है। इनमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सा आइसोप्रेन का बहुलक हुए। तो पहले तो अपन बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब होता क्या है गाइस, जब छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाते हैं तो उसे बोलते हैं बहुलक। और जो छोटी छोटी इकाइयां बनती है उसे बोलते हैं एकलक, जो छोटी छोटी इकाइयां होती है। और किसकी बात कर रहा है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ये होता है प्राकृतिक रबड़। क्या होता है, प्राकृतिक रबड़। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का होता है। आइसोप्रीन की कभी संरचना की बात करें तो यहाँ पर कितने कार्बन लिए मैंने, 4 कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, और एक पर क्या है, CH3। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। इधर कितने अणु लिए मैंने, N अणु। इसे पढ़ेंगे 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये किसका नाम है, आइसोप्रीन का नाम है। इसके कितने अणु, N अणु जुड़े और किसका निर्माण कर दिया, आइसोप्रीन का, पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबड़ का। तो इसको बनाना कैसा है, ये बॉन्ड इधर लाओ और ये बॉन्ड को उधर कर दो, मतलब ये जो N था वो किधर आ गया, इधर की तरफ, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3। ये आपका बन गया प्राकृतिक रबड़। एक आपका आता है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन किसका बहुलक होता है, तो वो होता है इथाइलिन का बहुलक। किसका बहुलक होता है, इथाइलिन का बहुलक। पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, इथाइलिन मतलब CH2। इसके कितने अणु ले लिए मैंने, N। CH2 डबल बॉन्ड को इधर लाया और एक सिंगल बॉन्ड को उधर, N को कहां पहुंचा गया, इसके बेस में। तो ये क्या बन गया, इथाइलिन से क्या बना दिया, पॉलीइथाइलिन। ओके गाइस, तो बहुलक का मतलब होता है, क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों पर जुड़कर पड़ा। तो पॉलीइथाइलिन का एकलक इथाइलिन, प्राकृतिक रबड़ का एकलक आइसोप्रीन या 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके गाइस, ठीक है। अब तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सी अभिक्रिया अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल को बनाने के लिए उपयुक्त होती है। देखो अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, पहले तो एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन। जो समूह है COOH, इससे जुड़ा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर यदि एक क्लोरीन जुड़ा तो अल्फा मोनो अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, 2 क्लोरीन जुड़े तो डाइक्लोरो अल्फा 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 डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, और 3 क्लोरीन जुड़े तो अल्फा 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 ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। तो जैसे आपको क्या बोला है, CH3COOH की क्रिया किससे करवा दो, क्लोरीन से। यदि एक H हटाया तो H कितने बचेंगे, 2, उसकी जगह क्या लगा दिया, 1 क्लोरीन, और यहां बना दिया COOH। यदि दोनों H हटा दिए तो यहां पर इसकी जगह क्या ले आओगे, 2 क्लोरीन, दोनों H हटाए तो 1 H बचा, यहां पर ऊपर क्या लगा दिया, Cl2, इधर COOH। यदि तीनों क्लोरीन हटाए तो तीनों जगह क्या लगा दिया मैंने, तीनों H हटाए तो तीनों जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो ये कौन सा एसिटिक अम्ल बना, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा 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 ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है HVZ अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जिलेस्की अभिक्रिया। तो ये जिसका आंसर होगा, आपका क्वेश्चन था कौन सी अभिक्रिया अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए उपयुक्त है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, हेल-वोलार्ड जिलेस्की अभिक्रिया। ओके गाइस, क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपन, तो गाइस अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पेट्रोल के 1% में 22% नॉर्मल ऑक्टेन है और 78% आइसो ऑक्टेन है, तो इसके ऑक्टेन संख्या बताओ। ऑक्टेन संख्या
ऑक्टेन संख्या का मतलब होता है पेट्रोल की गुणवत्ता नापने वाली संख्या, पेट्रोल की गुणवत्ता नापने वाली संख्या। और ये दो चीजों का मिश्रण होती है, एक तो नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, और दूसरा आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का जितना प्रतिशत होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्टेन संख्या। आपके क्वेश्चन में कभी देखिए तो आइसो ऑक्टेन का कितना प्रतिशत दिया, 78%, नॉर्मल हेप्टेन का कितना प्रतिशत दिया, 22%। तो आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत ही क्या कहलाती है, ऑक्टेन संख्या। तो आपके पास नंबर आइसो ऑक्टेन का 78 है, तो ऑक्टेन संख्या का मान भी कितना हो जाएगा, 78। सेम टू सेम यदि मैं बोल देता नॉर्मल हेप्टेन 40 और आइसो ऑक्टेन 60, तो ऑक्टेन संख्या कितनी हो जाती, 60। ओके गाइस। और डीजल की यदि गुणवत्ता का पता करना है तो कौन सी संख्या का प्रयोग करा जाता है, सीटेन संख्या का। क्लियर हो गया गाइस। तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता और डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, CH3COOH का अनुमापन NaOH से करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सूचक है। किसका अनुमापन करना है अपन को, एसिडिक अम्ल का। NaOH के साथ कौन सा प्रयुक्त होने वाला सूचक है। इसमें 4 ऑप्शन है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल लेड और फिनॉल्फ्थेलिन। तो एसिडिक अम्ल के लिए जो सूचक का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, फिनॉल्फ्थेलिन। कौन सा होता है, फिनॉल्फ्थेलिन। और फिनॉल्फ्थेलिन को बनाना है तो मैंने क्या लिया, थैलिक एनाहाइड्राइड, मैंने क्या ले लिया, थैलिक एनाहाइड्राइड। और इस थैलिक एनाहाइड्राइड की क्रिया कितने अणुओं से करवा दी, फिनॉल के 2 अणुओं से। थैलिक एनाहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के कितने अणुओं से करवा दी मैंने, 2 अणुओं से। यहां से H को गायब करो, यहां से H को गायब करो, यहां से O को गायब करो, बचा क्या आपके पास, ऊपर C, इधर C। यहां पर कभी देखिए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर एक इससे कनेक्ट करो, एक इधर से, मतलब ये तरीके का। तो ये आपका जो बना वो क्या है, फिनॉल्फ्थेलिन। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया। यहाँ से आपका क्या हुआ है, वो गया H2 और ये जो डबल बॉन्ड है इधर की तरफ कनेक्ट हो गया, तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल्फ्थेलिन। ओके, तो बढ़े आगे अपन। आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, छठा क्वेश्चन, वह आयन जिसका अवक्षेपण HCl व H2S दोनों के द्वारा किया जा सकता है। किसका अवक्षेपण करना है, HCl और H2S का। ये क्या है, आपके हाइड्राइड है। और कौन सा हाइड्राइड है, P ब्लॉक का, हेलोजन का हाइड्राइड है, और ये ऑक्सीजन परिवार का। इनका अवक्षेपण करना है, मतलब इनको अपन को अलग करना है, तोड़ना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि हाइड्राइड बने हैं तो इन हाइड्राइडों का जो अवक्षेपण होगा वो कौन से ब्लॉक के तत्व के द्वारा होगा, P ब्लॉक के तत्व के द्वारा। ये जो तत्व है कौन से ब्लॉक का है, D ब्लॉक का। ये जो तत्व है कौन से ब्लॉक का है, D का। कॉपर भी कौन से ब्लॉक का है, D का। बचा कौन, लेड। लेड कार्बन परिवार में आता है, काशी गए संत प्रभु। तो ये लेड कौन से ब्लॉक का आता है, कार्बन परिवार का आता है। और ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का। तो इनका जो अवक्षेपण करना है तो कौन से ब्लॉक के तत्व के द्वारा करेंगे, P ब्लॉक। मतलब इसका आंसर आपका एग्जैक्ट क्या होगा, Pb2+। ओके गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बधात्विक यौगिक का मतलब होता है कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ यौगिक, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट धातु, वही क्या कहलाएगी, कार्बधात्विक यौगिक। तो आपका पहला ऑप्शन है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। मतलब 4 यौगिक है, 4 में से 3 ऐसे हैं जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हैं धातु से, और एक है जो कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, C2H5 MgBr। दूसरा ऑप्शन टेट्रामेथिल लेड, टेट्रामेथिल मतलब मेथिल की मात्रा कितनी, 4, और लेड। तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONa। और चौथा ऑप्शन है ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम, ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम मतलब CH3 की मात्रा कितनी, 3, और एल्यूमिनियम। अब इसमें आप कभी देखो गाइस तो मैग्नीशियम डायरेक्ट कार्बन से ही जुड़ा है, लेड डायरेक्ट कार्बन से ही जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन तो उसकी संयोजकता पूरी कर रहा है। सोडियम यहाँ से देखें तो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो ये कौन सा यौगिक नहीं है, कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर पर। आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, समन्वय यौगिकों में किसी धातु की समन्वय संख्या है। किसी धातु की समन्वय संख्या क्या होती है।
प्राथमिक संयोजकता के समान, द्वितीयक संयोजकता के समान, प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता के समान और इनमें से कोई नहीं। पहले तो मैंने एक उपसहसंयोजक यौगिक बनाया AgCl6। देखो भाई, दो प्रकार की संयोजकता होती है। वर्नर के अनुसार कितने प्रकार की संयोजकता होती है उपसहसंयोजक की? दो, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता जिसकी केंद्रीय धातु की जो निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक संयोजकता। और आपकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसहसंयोजक संख्या की क्या होती है? समान। या इसको ही कौन सी संख्या बोलते हैं? समन्वय संख्या के समान। तो यहां पर देखें तो समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 6। प्राथमिक संयोजकता निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आयरन को 1 समाना, साइनाइड पर 1 माइनस होते हैं, 6 है तो कितने माइनस? 6। पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, 4 है तो कितने प्लस? 4। बराबर में क्या रखते हैं? 0। 6 में से 4 गया तो कितना बचा? माइनस का 2 बराबर 0, -2 उधर गया तो प्लस का 2। तो प्राथमिक संयोजकता इसकी क्या होगी? 2 और द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? 6। तो यहां पर कभी देखिए तो आपका जो क्वेश्चन था समन्वय यौगिकों में किसी धातु की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या हमको हमेशा किसको प्रदर्शित करती है? द्वितीयक संयोजकता को। ओके गाइस, क्लियर बात? तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व HCl3 H2O5 Ca3 H2 सूत्र वाले यौगिक बना सकता है लेकिन HCl5 वाला यौगिक नहीं बना सकता। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन: बोरान, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। देखो इस क्या होता है, कभी देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखिए तो कितना होता है? 7। मतलब 1s2 2s2 2p3। पी पास इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, मतलब ये कौन सा यौगिक बना सकता है? HCl3 बना सकता है। और ये अपन देखते हुए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5, जो कि ये भी बनाना संभव है। एक ये है आपका Ca3N2, यहाँ पर कैल्शियम नाइट्राइड भी बनना पॉसिबल है। अब बनाना कौन सा? HCl5। मतलब HCl5 का मतलब क्या होता है? NCl5। अब NCl5 मतलब यहां पर नाइट्रोजन के पास कौन सा कक्षक होना था? D। यदि D कक्षक होता तो ये कौन सा यौगिक बना सकता था? HCl5 बना सकता था। पर इसके पास D कक्षक अनुपस्थित है, मतलब ये कौन सा यौगिक नहीं बना पाएगा? HCl5 बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, जैसे नाइट्रोजन परिवार में देखिए तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये सब कौन से यौगिक बना सकते हैं? HCl5 बना सकते हैं। देखो, पर इसमें एक नाइट्रोजन है जो कौन सा यौगिक नहीं बना सकता? HCl5। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके बाहरी कोश में D कक्षक अनुपस्थित है। ओके गाइस, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सफेद है परंतु गर्म करने पर पीला हो जाता है? मतलब वो ऑक्साइड कौन सा है? सफेद है और गर्म करने पर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो सफेद का मतलब वो रंगहीन है और गर्म करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? पीला। मतलब रंगहीन कौन सा इसमें से ऑक्साइड हो सकता है? अब रंगहीन कब होता है? जब उसके पास D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है? रंगीन। अब इसमें देखिए तो आपका ऑप्शन होगा 4 Zn2+। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या Zn की पूछो तो कितनी होती है? 2+। अब 2+ में बोलूं तो Zn का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 30। 2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? त्याग दिए। तो बचा क्या? आर्गन 4s2 3d10। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? गए। तो क्या बच रहा है? 3d10। इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। इसको गर्म करेंगे तो ये कैसा उछेप दे देगा? पीला उछेप दे देगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? Zn। Ag2O, AgO, Fe ये सब कैसे ऑक्साइड है? रंगीन है। सफेद से पीले नहीं हो सकते क्योंकि ये रंगीन है, पहले ही रंगीन है। ये कुछ और दूसरा कलर देंगे, पर ये पहले से रंगहीन, रंगहीन मतलब सफेद, और वो गर्म करेंगे तो पीले में चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 4th वाला Zn। आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारी है? देखो इसमें 4 ऑप्शन है। जो Al2O3 होता है ये ऑक्साइड होता है उभयधर्मी।
कौन सा ऑक्साइड होता है? उभयधर्मी, इसको नोट कर लेना। और एक इसमें ही एक्स को जोड़ देना, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी कैसा होता है? उभयधर्मी। सल्फर और सिलिकॉन आपका जो ऑप्शन है 4 में से एक तो क्या है? SiO2 और SO2। सिलिकॉन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। तो बचा आपके पास कौन सा ऑप्शन? Na2O, इनका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? क्षारीय। और ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है? S ब्लॉक के। और S ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। हालिना की रब से फरियाद, ये सब कैसे प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। ऑक्साइड इनके साथ जुड़ जाएगा, O जुड़ जाएगा, तो ये सब क्षारीय प्रकृति के। और ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके क्षारीय गुण क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। पर इसमें याद रखना BeO कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और सिलिकॉन और सल्फर कैसे प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है गाइस? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। देखो 3 वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहला कौन आया था? न्यूटन का अष्टक नियम। फिर कौन आया था? अपना त्रिक नियम आया था डोबेराइनर का। और फिर आया मेंडलीव। तीनों ने परमाणु भार की बात करी और आया आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। और देखें तो इसमें कितने तत्व होते हैं? 101 से 118 तत्व होते हैं। और 1 से 118 तत्व में भी देखें तो कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। और 4 ब्लॉक को भी कभी देखें तो अलग अलग क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आप कभी पीरियोडिक टेबल का एक एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में आपके लिए डला हुआ है, तो उसको जाके आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के 4 प्रकार होते हैं, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा। तो सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो होता है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। उससे कम शुद्ध होता है आपका इस्पात, उससे कम शुद्ध होता है आपका ढलवा लोहा, और सबसे कम शुद्ध होता है आपका कच्चा लोहा। तो सबसे अशुद्ध पार्ट पूछे तो कच्चा लोहा और सबसे शुद्ध बोले तो पिटवा लोहा। तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कभी देखिए, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व को निष्कर्ष किया जा सके कहलाते हैं। क्या होता है? जैसे अपन जमीन की खुदाई करते हैं और जमीन की खुदाई करने के बाद अपन को क्या मिलती है? अमूल्य चीजें मिलती है, जैसे धातुएं मिलती है, अपन गोल्ड, तांबा, सोना, ये सब चीजें मिलती है। तो क्वेश्चन ये है कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का मिथ्यावयता से निष्कर्ष किया जा सके कहलाते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? आपके अयस्क कहलाती है। क्या कहलाती है? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनसे धातु को आसानी से क्या किया जा सकता है? निष्कर्षित किया जाता है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। तो गाइस क्लियर, धातु को निष्कर्ष से निकाला जा सके वो कहलाता है अयस्क। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे होते हैं। क्वेश्चन क्या है? भौतिक अधिशोषण। 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, भौतिक और होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जो गैस के अणु हैं वो कौन से बंध के द्वारा बंधे होते हैं? वान डेर वाल बंध के द्वारा। और रासायनिक अधिशोषण में जो बंध इसके द्वारा जुड़े होते हैं वो कौन सा अधिशोषण है? सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वो होती है 20 से 40 किलो जूल, और इसमें होती है 40 से 80 किलो जूल। ओके गाइस, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 15वां। कभी 16वें क्वेश्चन में बढ़े तो 16वां क्वेश्चन आपका ये है, असत्य कथन इंगित कीजिए। मतलब 4 कथन है, इसमें से एक कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, ब्राउनी गति एवं टिंडल प्रभाव कोलाइडी निकाय दर्शाते हैं। कोलाइडी विलयन की ये मेन प्रॉपर्टी है, ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति। टिंडल प्रभाव, प्रकाश को जब अपन किससे गुजारेंगे? कोलाइडी विलयन से, तो उसका क्या हो जाएगा? विक्षेपण, मतलब वो कैसा? एक शंकु का आकार का दिखाएगा। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है कोलाइडी विलयन की, ये सही है। दूसरा, स्वर्ण संख्या द्रव स्नेह कोलाइड की रक्षण शक्ति की माप है। सही बात है, स्वर्ण संख्या के द्वारा ही क्या कर सकते हैं अपन? किसी भी रक्षी कोलाइड की क्या कर सकते हैं? रक्षण शक्ति। तीसरा ऑप्शन, द्रव में द्रव कोलाइडी विलयन को जेल कहते हैं। द्रव में द्रव में कोलाइडी विलयन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? पायस। क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। और जो जेल होता है वो क्या होता है? अपने ठोस और द्रव
द्रव का ठोस में कोलाइडिंग विलयन क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर द्रव में द्रव उसने क्या दिया था? जेल, और द्रव में ठोस क्या होता है? जेल होता है। ओके गाइस, क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ता तांबा तथा को इसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है, क्योंकि जस्ता मतलब जिंक और तांबा मतलब कॉपर। जिंक कॉपर के लवण को विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित। मतलब मान लो ये कॉपर का लवण कौन सा है? कॉपर सल्फेट का लवण है। यहां से जिंक आएगा, कॉपर को हटाएगा और क्या बना देगा? ZnSO4। क्यों ऐसा होता है? एक गाइस इसके लिए होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को रूप में जमा कर एक श्रेणी बने, इसे क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, और तांबा कहाँ होता है? नीचे की तरफ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है वो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह, और जो नीचे होगा वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह। एनोड होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। मतलब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कॉपर को हटाएगा और किसको साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको जो आंसर बताना है वो आंसर आपका होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता तांबे से कहाँ होता है? ऊपर होता है। ओके गाइस, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य के धनायन एवं ऋणायन होते हैं। जलयुदिक, जल अपघटित, आवेशित और विसर्जित। विद्युत अपघटनी से में क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटनी सेल का काम क्या है? पहले तो ये जान लो। तो विद्युत अपघटनी सेल का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करना? रासायनिक ऊर्जा में। और विद्युत अपघटनी सेल में जो धनायन और ऋणायन होते हैं ये कहाँ पर जाकर जम जाते हैं? एनोड और कैथोड पर जम जाते हैं। एनोड और कैथोड पर जम जाते हैं मतलब ये क्या हो जाते हैं? विसर्जित हो जाते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में याद रखना कि इसका काम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना है, और ये जिसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं एनोड और कैथोड पर जाकर विसर्जित हो जाते हैं। और इससे संबंधित आया था कौन सा नियम? फैराडे का नियम। ओके गाइस, तो ये आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया? 18वें का हो गया। कभी 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अमोनिया को हेबर विधि द्वारा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सहायक है? मतलब अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि मतलब N2H2 आपस में जुड़े और किसका निर्माण करा? अमोनिया का निर्माण करा। यहाँ पर 2NH3, यहाँ पर 3। तो इसके लिए जो मेन चीज होती है वो होता है ताप कम रखना चाहिए और दाब क्या रखना चाहिए? उच्च रखना चाहिए। तब जाके आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया कर पाएंगे और किसका निर्माण कर पाएंगे? अमोनिया का निर्माण कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कम ताप तथा उच्च दाब। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी दी गई है? सांद्रता मतलब 2 मोलर, और इसका आयतन कितना दिया है? 500। और विलयन को 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक HCl की मात्रा कितनी दी गई है? 2 मोलर, और इसका आयतन कितना दिया है? 500। मिलाया जाता है और मिश्रण को अच्छी तरीके से हिलाया जाता है। बढ़े हुए तापमान T1 को क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया। मतलब इनका मिश्रण हुआ और जो तापमान बढ़ा उसको क्या कर लिया? मैंने नोट कर लिया। दूसरा, इसी प्रयोग को दोनों विलयन के 250 ml के साथ दोहराया जाता है। सेम टू सेम प्रयोग को, इसकी भी सांद्रता कितनी? 2 मोलर, इसकी भी सांद्रता कितनी? 2 मोलर, और T2 नोट कर लिया जाता, जो तापमान बढ़ा उसको नोट कर लिया गया। तो तब निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कभी यहाँ पर देखिए तो 500 इंटू 1, देखो N1V1 बराबर N2V2। यहाँ पर N1V1 और N2V2 का गुणा करेंगे 500 इंटू 2 1000 है सांद्रता। यहाँ पर 500 इंटू 2 1000 है। यहाँ पर दोनों में संबंध क्या आया? 1000 बराबर 1000। सेम टू सेम इसको कितने में डाला? 250 में गुणा 2। इसको कितने में डाला? 250 में गुणा 2। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है? 500 बराबर 500, 500 बराबर 500 आ रहा है। और यहाँ पर तापमान क्या था? T2। यहाँ भी बराबर तापमान था, यहाँ भी बराबर क्या आया? बराबर की चीज है,
यहाँ पर T1 था और यहाँ पर T2 था, मतलब ये चीजें भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो आपका जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा T1 बराबर T2। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी जो क्वेश्चन है, किसी सेल डेल जी और ई, डेल जी मतलब गिब्स ऊर्जा, और ई में संबंध डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई, सेल अभिक्रिया स्वतंत्र होगी यदि, देखो यदि डेल जी का मान कैसा हो, ऋणात्मक हो, यदि डेल जी का मान कैसा हो, ऋणात्मक, तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः। यदि डेल जी का मान कैसा हो, 0, तो अभिक्रिया कैसी होगी, साम्यावस्था में। किस अवस्था में होगी, साम्यावस्था में। और यदि डेल जी का मान कैसा हो, धनात्मक, तो जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, स्वतः के साथ विपरीत दिशा में। कैसी होगी, स्वतः के साथ विपरीत दिशा में। तो आपका क्वेश्चन क्या था, यदि अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी, तो डेल जी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक के साथ वो अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः होती है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपन 23वें क्वेश्चन में। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, 23वां और 21वां क्वेश्चन। 23वां और 21वां क्वेश्चन सेम है, तो इसको गाइस चाहे तो आप कर लेना, T1 बराबर T2 आएगा इसका आंसर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो यहाँ T1 और T2 ही आएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। 24वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। SO2 से युक्त दो गैसीय साम्य, इसके अनुप्रयोग साम्य स्थिरांक 298 केल्विन पर कल्पना कीजिए। तो अभिक्रिया दी है, SO2 प्लस 1/2 O2 क्या बना, SO3, 2SO3, 2SO2 प्लस O2, इसका था K1 और इसका था K2। K1 और K2 में क्या पूछा है गाइस, संबंध पूछा है। देखो एक बात याद रखना, साम्य स्थिरांक कैसे निकाला जाता है, यदि अभिक्रिया अपोजिट हो रही है तो साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यदि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, किसी चीज का गुणा हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्ग में चले जाएगा। और यदि कोई दो अभिक्रिया जोड़ के दे रहा है तो दोनों अभिक्रिया साम्य स्थिरांक का जोड़। इस अभिक्रिया को देखते हैं, अपन को क्या बताना है, K1 और K2 में संबंध। 4 ऑप्शन, K2 बराबर K1, K2 बराबर K1 का वर्ग, K2 बराबर 1/K1 का वर्ग, और K2 बराबर 1/K1। देखो पहले तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना है, K1। आपकी अभिक्रिया अपोजिट हो रही है, SO3 इधर है, SO2 इधर है और O2 इधर, मतलब ये अभिकारक बन गया और ये उत्पाद बन गया। मतलब जो K2 का मान होगा वो क्या होगा, 1/K1। अपोजिट होगी तो अपोजिट हो जाएगा साम्य स्थिरांक। कहाँ कहाँ आपको अपोजिट दिख रहा है, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, 2 ऑप्शन तो क्या हो गए गाइस आपके हट गए। अब इस अभिक्रिया और ये अभिक्रिया में देखें तो सेम लिख दिया, नहीं, यहाँ पर SO3 कितना था, 1, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर SO2 कितना था, 1, यहाँ पर कितना हो गया, 2। मतलब इस अभिक्रिया को अपोजिट करके किसका गुणा किया है, 2। तो अपोजिट करता है तो साम्य स्थिरांक अपोजिट होता है, और गुणा होता है तो वो काय में चले जाता है, वर्ग में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, मैंने वर्ग कर दिया, तो K2 बराबर K1 का वर्ग। तो आपको याद रखना है गाइस, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, A + B C + D, इसके लिए साम्य स्थिरांक कितना, K1। तो मैंने कभी C + D A + B कर दिया तो साम्य स्थिरांक कितना हो जाएगा, 1/K1। कभी मैं यहाँ पर किसका गुणा कर दूं, 2 का, तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यदि मैं दो अभिक्रिया को जोड़कर एक तीसरी अभिक्रिया बन रहा हूं तो साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा, K1 + K2। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, साम्य आयनिक साम्य का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आता है अगला क्वेश्चन, A + B तथा C + D अभिक्रिया के लिए A तथा B की प्रारंभिक सांद्रता समान है, C की साम्य सांद्रता A की साम्य सांद्रता की क्या है, 2 गुनी, तो साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक मतलब क्या होता है, Kc। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, उत्पाद की मात्रा का गुणनफल बटे अभिकारक की मात्रा का गुणनफल। ये क्या हो गया आपका साम्य स्थिरांक का लिखने का तरीका। क्या बोला है, यदि C की मात्रा A की क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए, इनको तो आप क्या रख सकते हो, स्थिर में रख सकते हो, या इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, 1 रखा।
यहाँ पर अब क्या बोल रहा है गाइस, ये पहली की जो इसकी सांद्रता को क्या कर रहा है, डबल, सी की सांद्रता को क्या कर रहा है, डबल। तो सी की मात्रा कितनी होगी, 2, और डी की मात्रा भी कितनी होगी, 2। ए की जगह कितना, 1, और इसकी जगह कितना, 1। 2 और 2 का गुना हुआ तो कितना हुआ, 4। 4/1 मतलब आपका आंसर क्या आया, 4 आया। तो अभी देख लीजिएगा इस क्या बोला था क्वेश्चन में, ए और बी की सांद्रता, यदि ए की सांद्रता की दुगनी किसकी सांद्रता हो, सी की। मैं ए की सांद्रता कितनी मान रहा हूँ, 1, तो सेम टू सेम बी की सांद्रता भी कितनी होगी, 1, तो डी की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 × 2/1 × 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब ठंडा करने के लिए नाभिक संयंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है भारी जल का। और भारी जल का जो फार्मूला होता है वो D2O, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है इसका उपयोग कहाँ में करते हैं अपन, विमंदक के रूप में या ठंडा करने के रूप में। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अपन आगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का क्रिस्टल संरचना का कारण है। देखो सहसंयोजक जो अणु बनता है उनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है, वान डेर वाल आकर्षण बल। तो सहसंयोजक अणु की क्रिस्टल संरचना का जो कारण होता है वो क्या होता है, वान डेर वाल आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल, कोई भी इसमें सहसंयोजक में बात नहीं होती है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये बेटा धनायन ऋणायन की बात होगी। हाइड्रोजन बंध, सिर्फ हाइड्रोजन बंध तो वहां पर लगता है जहां पर कौन रहता है, कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी नहीं बात होगी। वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण ही सहसंयोजक बल का क्या होता है, क्रिस्टलीय संरचना। अगला क्वेश्चन आपका है, साधारण नमक को जल में घोलने पर, साधारण नमक को किसमें घोल दिया, जल में, तो जल का क्वथनांक घट जाता है। देखो 4 अणुसंख्या गुणधर्म अभी मैंने पढ़ाया था, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक तो क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, उन्नयन का मतलब बढ़ना, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पानी में किसको डाल दिया, नमक। पानी कितने पर उबलेगा, 100 पे। नमक डाल दिया तो अब पानी को थोड़ा बहुत उबलने में क्या लगेगा, ज्यादा समय, मान लो कितना लग रहा है, 100.2। तो क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, इस अभिक्रिया में ये 1 लिखा हुआ है, 2, 3 और 4, ये जो कार्बन है इनकी संकरण अवस्था बताइए। देखो संकरण अवस्था निकालने तो हमेशा सिग्मा की काउंटिंग कर लिया करो, किसके बन की, सिग्मा। जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर 1 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। इस कार्बन के पास कभी देखे तो ऊपर और नीचे क्या है, 2 हाइड्रोजन CH2, और इधर Br और इधर CH, मतलब सिग्मा 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 और सिग्मा। इस कार्बन के पास देखे तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे और इधर Br, मतलब सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यहाँ पर यदि 2 सिग्मा आंसर आते हैं तो आपका संकरण क्या होता है, sp2। 3 आता है तो आपका संकरण क्या होता है, सॉरी 2 आते हैं तो आपका संकरण sp होता है, 3 आता है तो sp2। 4 सिग्मा होते हैं तो कौन सा संकरण होता है, sp3। यहाँ पर अपने पास इस कार्बन के पास सिग्मा की काउंटिंग करें तो कितने हैं, 3। यहाँ पर भी बात करें तो 1, 2 और 3, मतलब 2 कार्बन, पहला और दूसरा, कौन से संकरण अवस्था में है, sp2। इस कार्बन के पास बोले तो 1, 2, 3 और 4, इस कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4, मतलब तीसरा और चौथा कार्बन कौन सी संकरण अवस्था में, sp3। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, क्वांटम संख्या 4 होती है, n, l, m, s। ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ये होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये होती है चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दे दिया, 3। तो इसके उपकोषों एवं कक्षकों की संख्या क्रमशः होगी। क्या क्या पूछा है उसने, उपकोष तथा कक्षकों की संख्या। 3 का मतलब कौन क्या होगा, तीसरी कक्षा। अब देखो ये पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली कक्षा में कौन सा उपकोष, S, दूसरे में S और P, तीसरे में SP और D। तो तीसरी में देखो तो कितने उपकोष हैं, 3 उपकोष, जिनका मतलब कोष होता है, और कितने कोष हैं, 3। तीसरी में देखें तो SP और D, तो कोषों की संख्या तो क्या आ गई मेरे पास, 3। कक्षकों की संख्या देखना है तो S में कितने कक्षक होते हैं, 1, P में कक्षक कितने होते हैं, 3, और D में कितने कक्षक होते हैं, 5।
टोटल कितने कक्षा हुए? 9 कक्षा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 3 और 9। ओके गाइस, क्लियर हो गया? आशा करता हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब ये जो अगले 30 क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ऐसे ही धीरे 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 करते हुए आपके 15 सेट आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपको एक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। तो प्लीज़ गाइस, आपको मेरा यही बोलना है कि जो भी आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, ठीक है।